अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज एक इंतहाई अहम बयान दिया जिसमें उन्होंने माशी इस्तेहकाम का जिक्र किया और कहा कि जब तक वो नहीं आता, जब तक जाहिर है किसी किस्म की खुद मुख्तारी नहीं आ सकती। साथ ही उनका ये कहना था कि जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो कम अज़ कम तरक्की और खुशहाली के काम में रुकावट नहीं बन सकते। और साथ ही उन्होंने ये भी ख़बरदार किया है कि अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुशहाली और तरक्की की राह में जो भी रखना डालेगा उसे जाहिर है एक तरह से ये कहा गया, जो नॉट कोट अनकोट, लेकिन अखज़ ये किया जा सकता है कि उससे निमटने के लिए सब तैयार हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम सब टीम पाकिस्तान हैं। आज हमने ये भी देखा कि काबीना का इजलास हुआ जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 2.25 माह की जो हुकूमत है उसमें जो माशी अशारिया बेहतर हुए हैं वो तमाम लोगों की काविश से हुआ है। ये बात तो खैर साफ जाहिर है आज आर्मी चीफ के बयान से भी और वज़ीर आज़म के बयान से भी कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए ना सिर्फ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पुरअज़्म है बल्कि दोनों एक सेम पेज पर हैं। इसी हवाले से बात करते हैं कि इसमें किसी और की गुंजाइश है या नहीं, और आर्मी चीफ का जो बयान था कि सियासी अदम इस्तेहकाम या खाली अदम इस्तेहकाम भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, असल में वो इशारा किसकी तरफ था। इन फोकस हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वज़ीर आज़म। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब्बासी साहब, आपने भी ज़ाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। उन्होंने कहा हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। क्या आप समझते हैं कि इस टीम पाकिस्तान में इवन चाहे बतौर 12वें खिलाड़ी की कोई गुंजाइश है कि इसमें ऑपोजिशन खुसूसन तहरीक इंसाफ को शामिल किया जा सके? देखिए, टीम पाकिस्तान जो है पाकिस्तान है, ये खिलाड़ी नहीं होते, पूरे मुल्क का मसला है। और इसमें मुआशी इस्तेहकाम जो है ये सियासी अदम इस्तेहकाम के होते हुए नहीं मुमकिन। तो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि अब सियासी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर पैदा हो। तो उसमें आज मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि जब तक इस मुल्क के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं सियासत में, ये एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, मामलात का आगे का तयन नहीं करेंगे, मामलात दुरुस्त नहीं होंगे। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क के अंदर जो निफाक है, जो तफरीक है, इसको ख़त्म करें। ये बढ़कर माशरे में चली गई है, ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। तो ये आज जो लीडरशिप है इस मुल्क की, पॉलिटिकल, जुडिशल, मिलिट्री, ये तीनों की जिम्मेदारी है। ये 6-8-10 लोग हैं, तो इनकी जिम्मेदारी आज के इस तफरीक को ख़त्म करें। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि तफरीक को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन आज के बयान से जब वो कहते हैं कि अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आप समझते हैं कि वो भी तैयार हैं बात करने के लिए, इस निफाक को ख़त्म करने के लिए? देखिए, बातचीत जो होती है वो शराइत के साथ नहीं होती, बातचीत का मकसद होना चाहिए। ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। इसके होते हुए अगर जो बातचीत नहीं करेगा वो फिर अपनी मेरे ख्याल खुद पाकिस्तान के अवाम उसको देख लेंगे। लेकिन अदम इस्तेहकाम तो आज मौजूद है ना, हमने उसको ख़त्म करना है। अदम इस्तेहकाम को आज सियासी इस्तेहकाम नहीं है मुल्क के अंदर, माशरे के अंदर इस्तेहकाम नहीं है। इस मामला को हमने दुरुस्त करना है और वो बैठ कर बात करने से दुरुस्त होगा। सही। बैठने के लिए ये भी ज़रूरी है कि तमाम फरीक तैयार हों। फ़िलहाल तो सिर्फ हम चलें पार्लियामान में ज़रूर सुन लेते हैं कि मौजूदा हुकूमत कहती है कि हम बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना, हु इज़ गोइंग टू वॉक द टॉक, ये आपको नज़र आ रहा है? एंड इज़ देयर एनी सीरियसनेस ऑन दैट? यही सियासत की कामयाबी होती है कि जो बदतरीन फरीक होते हैं, मुखालिफ होते हैं, वो भी इकट्ठे बैठते हैं। आखिर ये मामले यहीं पर हल होते हैं, सड़कों पर हल नहीं हो सकते। ये इनकी हल होने की जगह तो बैलेट बॉक्स होता है, लेकिन वहाँ पर भी हम हल नहीं कर सके। तो इससे बेशतर कि ये मामला ख़राब हो, और जब तक ये तफरीक रहेगी मुल्क की तरक्की बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम, अदलिया, अदल का निज़ाम, ये तमाम चीज़ें मुल्क में गवर्नेंस जो है, सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। सही। मुआशी इस्तेहकाम के लिए जाहिर है वो एक SIFC भी बनी, और उसमें हम देखते हैं कि आर्मी चीफ खुद भी बड़े मुतहर्रिक हैं। एपेक्स के इजलास ना सिर्फ अभी बल्कि केयरटेकर सेटअप में भी हमने देखे। लेकिन एक खबर आज आपकी नज़र से भी गुजरी होगी विच वॉज वेरी अलार्मिंग फॉर मी, क्योंकि इतना क्रैकडाउन जो कि हमने देखा केयरटेकर सेटअप के ज़माने में हुआ,
ऑयल रिफाइनरीज के हवाले से जो उन्होंने अपनी एडवाइजरी काउंसिल के जरिए बाकायदा ख़त लिखा हुकूमत को, इरानियन पेट्रोल की स्मगलिंग का उन्होंने जिक्र किया। एंड देयर इज़ ऑल्सो न्यूज़ कि वन ऑफ द रिफाइनरीज जो है हमारी डोमेस्टिक, उसका एक यूनिट बंद भी हुआ। और इन सब ने मिलकर कहा कि जो $6 बिलियन की हमें अपग्रेडेशन करनी है वो मुमकिन नहीं। तो बात तो फिर यही होगी अब्बासी साहब कि क्या सीरियसनेस है? मतलब थोड़े दिन के लिए हम ये, जैसे हमारे यहाँ इंक्रोचमेंट में हमेशा हम देखते हैं कि क्रैकडाउन होता है, उसके बाद वो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट दोबारा शुरू होती है, तो ये तो बॉर्डर्स के जरिए हो रही है, तो कहाँ सीरियसनेस हमें नजर आ रही है? देखिए, सीरियसनेस की बात नहीं है, ये मुल्क के निज़ाम की बात है। मैं कुछ नंबर्स जानता हूँ, ये आम मालूमात है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारे मुल्क में हज़ारों टन डीजल, एलपीजी, ये चीज़ें हर रोज़ स्मगल होकर आती हैं। ये सड़कों पर आती हैं, ये कच्चे रास्ते से नहीं आती। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि हमारी सरहदें ही महफूज नहीं है। हम अगर सड़क पे नहीं रोक सकते 30 टन के टैंकर को जो डीजल लेकर आ रहा है, एलपीजी लेकर आ रहा है, ट्रक लेकर आ रहे हैं, सैकड़ों ट्रकों की तादाद हर रोज आती है। तो ये और वो हमारे इस पूरे जो निज़ाम है पेट्रोलियम की मसनूआत का, इसको तबाह करके रख दिया है। उसके अंदर ना क्वालिटी कंट्रोल है, ना उसके अंदर कोई कस्टम पे होता है, ना उसके अंदर कोई और ड्यूटीज पे होती हैं, ना उसके अंदर पेट्रोलियम लेवी पे होती है जो 50 रुपए है। तो सीधा सीधा जो भी आप स्मगल करेंगे वो आपको 100-125 रुपए का मार्जिन आपको मिल जाता है पर लीटर, जो आप सस्ता आके बेच सकते हैं। लेकिन वो सस्ता पेट्रोल मुल्क की मईशत को तबाह कर रहा है, वो मुल्क के जो एनवायरनमेंट को तबाह कर रहा है। उसके अंदर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। हमारी सरहदों में कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं है जो चेक कर सके कि जो तेल मुल्क में आ रहा है उस पर उसकी क्वालिटी क्या है। और ये एक बड़ी अजीब सा हमने निज़ाम बना दिया है कि एक तरफ हम बातें ज़रूर करते हैं लेकिन अमल उस पर नहीं होता। और ये बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है, ये छोटी मोटी तादाद नहीं है। अगर हर ट्रक जो है 30 टन लेकर आता है तो आप हिसाब लगा लें कि 6000 टन योमिया के लिए 200 ट्रक आपको दरकार, 200 बड़े ट्रेलर 30 टन के आपको चाहिए। तो आ रहे हैं मुल्क के अंदर। तो अब्बासी साहब, यही तो मेरा सवाल है कि ये फिर तो अभी हम 24वें प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं, फिर हम 25वें में चले जाएंगे और इसी तरह से चलता रहेगा तो मामला तो फिर ठीक नहीं हो रहे। आपको याद होगा सरफराज बुख्ती साहब जब विफाकी वजीर दाखिला थे केयर टेकर सेटअप में, उन्होंने कहा था ऊंटों पे थोड़ी होती है ये स्मगलिंग, जाहिर है कि बजरिया जो है वो बॉर्डर्स ही होती है। तो इसको अभी तक इसकी पॉलिसी क्यों नहीं मुरतब हुई जब हमने इतना SIFC भी बना लिया एंड वी रियली वांट कि मईशत आगे बढ़े? सर ये पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी से नहीं रुकता, ये आपकी सरहदें हैं। अगर आपकी सरहदें आपके कंट्रोल में नहीं है, वहां पर खुल्लम खुल्ला ट्रक आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? ये तो आपकी बेसिक जो गवर्नेंस का निज़ाम है वही मफलूज हो गया है। वहां पर हर इदारा मौजूद है, उन सबसे सवाल होना चाहिए कि भाई ये ट्रक आ रहे हैं, ये कराची पहुंच रहे हैं, लाहौर पहुंच रहे हैं, ये कैसे हो रहा है मुल्क के अंदर? दुनिया की किसी मुल्क में ये चीजें अब मुमकिन नहीं रही। आज टेक्नोलॉजी है, आपके पास ड्रोन्स हैं, आपके पास हर किस्म का असला है, आपके पास फोर्सेज हैं जिनका काम ही ये है कि ये स्मगलिंग रोकें। तो हमने तो एक फ्री फॉर ऑल कर दिया अपनी सड़कों के ऊपर, जो मर्जी बॉर्डर क्रॉस कर, जो मर्जी लेकर आ जाए, मर्जी लेकर चले जाए। ये चीजें नहीं चल सकती हैं, ये आपकी मईशत को तबाह कर रही है, खोखला कर रही हैं। सही, बिल्कुल ठीक। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ अब्बासी साहब। ये मईशत के हवाले से तो हमने बात की, सियासत जाहिर है मईशत से है, जैसे कि आपने भी कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम आज है मुल्क में, जब तक ये रहेगा मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। लेट्स टॉक अबाउट दैट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। इन फोकस हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, अब आते हैं ज़रा सियासत की तरफ। आजकल आप तो खैर कहते थे कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन एक होना चाहिए, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि माजी की सारी लीक्स हो रही हैं और हर जाविये से हो रही हैं, बात कस्मों तक भी पहुंच चुकी है। इससे किसी किस्म का कोई फ़ायदा होगा आप समझते हैं किसी कोर्स करेक्शन के लिए? नहीं, कोई कोर्स करेक्शन इनसे नहीं होती, मजीद इबहाम ही पैदा होता है हर मामले के बारे में। मेरी बाजवा साहब से गुजारिश होगी कि उन्होंने
6 साल इस मुल्क के आर्मी के सरबराह रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल 2018 के इलेक्शन में अदा किया। उन्होंने खुद ही कहा कि हमने एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम नहीं चला। अब जो कुछ उस वक्त में हुआ उसको आज अगर हम कुरेदना शुरू कर दें तो बात बनेगी नहीं। मैं ये कहूँगा, कोई और कुछ और कहेगा। बाजवा साहब इस सारे मामले के मरकजी प्लेयर थे। उनको कोई ज़रूरत नहीं है कुरान उठाने की या कस्में देने की। जो कुछ उन्होंने किया वो तारीख का हिस्सा बन गया है। उस पर मैं भी राय दे सकता हूँ, दूसरे भी दे सकते हैं। बाजवा साहब राय नहीं दे सकते, वो हकाइक बयान कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हकाइक आज बयान करेंगे, कल उनकी कोई और नफी करेगा, तो अपने आप को दिफा कैसे करेंगे? ये उनके लिए बड़ी मुश्किल है। या तो वो रोज टीवी पर आए, अपना दिफा करें, जो बात भी करते हैं उसका दिफा करें, वो कर नहीं सकेंगे। तो इसलिए मेरी उनसे गुजारिश ये है कि आप जो कुछ लिखना चाहते हैं लिख दें, इसको डॉक्यूमेंट कर दें, ताकि वो मुस्तकबिल में कभी वो बात और हकायक पे मबनी ये बात सारी लिख दें, ताकि आप कम से कम आपकी जो वर्जन है ट्रूथ का वो अवाम के सामने किसी वक्त आ जाए, इस मुल्क की तारीख का हिस्सा बन जाए। वरना आपने एक्सटेंशन मांगी नहीं मांगी, इस पे 10 राय आपको मिल जाएंगी। आपको कुछ लोग मिलेंगे, कहेंगे हाँ जी एक्सटेंशन मांगी थी, कुछ कहेंगे जी नहीं मांगी थी, आप कहेंगे जी मैंने नहीं मांगी थी। तो इसको क्या सराई के सिलसिले में शामिल मत करें। ये मैंने उनके साथ काम किया है, मैं उनका एहतराम करता हूँ। मेरी उनको मुखलिसाना राय है कि प्रेस से उनको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा और नुकसान इसमें सबका होता है। लेकिन आप समझते हैं बासी साहब कि वो मरकजी किरदार थे? जी बिल्कुल। मुल्क में आर्मी चीफ का एक बहुत बड़ा रोल है। आइन के अंदर भी रोल है, उसके बाहर भी रोल है। मुल्क की तारीख का वो हिस्सा है। उनके होते हुए बहुत से मामलात यहाँ पर हुए उसमें, और बहुत सी मैं समझता हूँ ऐसी बातें हैं जो इस मुल्क के लिए बहुत नुकसान का बायस बनी है। जो आज मुल्क के अंदर तफरीक है। 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, जिस फैसले से मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ी गई, वो आपके सामने है। उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान साहब भी शिकवा करते हैं जी मुझे बचाया नहीं, तो क्या बाजवा साहब की जिम्मेदारी थी कि अदम एतमाद में उनको बचाएं? ये बड़ी अजीब अजीब बातें हमारे मुल्क की तारीख का हिस्सा हैं। तो ये उसमें एक और बाब है। राइट। तो इसमें बाजवा साहब मौजूद हैं, मेरे ख्याल एक लिख दें, मुकम्मल हकाइक लिख दें जो उनको पता है, ऑब्जेक्टिवली लिखिए, अपनी गलतियां भी तस्लीम करें। हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं है, सही। कोई भी, हर आदमी से गलतियां हुई हैं, तो ये लिख दें तो बेहतर होगा। आपने 2018 के इलेक्शन का जिक्र किया। राना साहब भी ये कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती थी ठीक नहीं हुए, और उस वक्त कंधों पर सवार होकर इमरान खान साहब को बिठाया गया, और 24 के लिए उन्होंने भी ये कहा। राना साहब कहते हैं कि 24 में अब वो शोर मचा रहे हैं और अब कंधों पर सवारी होकर आए हैं, यानी जो हुकूमत है, यानी उन्होंने तो अपनी PMLN की गवर्नमेंट को एक तरह से ऑफ कोर्स ये कह दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपको कुछ मुख्तलिफ लगा 18-24 में? और अगर नहीं लगा, ये सवारी थी, कल कोई और सवारी थी, आज कोई और, तो क्या इस सवारी में आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की मंशा भी थी? देखिए, मेरी राय आपकी राय या मैटर नहीं करती, या अवाम की राय क्या है। अब बाजार में निकल जाए, लोगों से पूछ लें इलेक्शन के बारे में क्या राय रखते हैं। और ये बदनसीबी है कि हम इस मुल्क में आज की तारीख में एक भी फेयर इलेक्शन नहीं करा सके। ये बदनसीबी है। हम जब मुल्क में इस्तेहकाम की बात करते हैं, मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, मईशत की बात करते हैं, अदल के निज़ाम की बात करते हैं, तो बुनियाद तो इलेक्शन होते हैं। सही। जो मुल्क इलेक्शन दुरुस्त नहीं करा सकेगा, इसके इलेक्शन हमेशा इबहम का और शक और शुबे का और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का शिकार हो जाते हैं, तो उसमें फिर बाकी बचता कुछ नहीं है, फिर बाकी कोई निज़ाम भी नहीं चलेगा। ये बुनियाद होती है जमहूरियत की, आइन की, अवाम की राय की। ये हमें ज़रा बड़ा अपने गिरबान में झांक कर इन मामलात को दुरुस्त करना होगा। आप ठीक कह रहे हैं, और जाहिर है कि जब आप कहते हैं कि इलेक्शंस हमेशा मुतनाज़ा रहे हैं, उसकी एक ही वजह रही है कि जाहिर है कि जिस किस्म से इलेक्शंस पे मैनेजमेंट का इल्ज़ाम लगता है, फिर वो 5 साल जब गुजरते हैं तो उसके बाद सब आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी लीक्स भी शुरू की जाती हैं। मैं जानना चाहती हूँ, अब आपको लगता है कुछ मुख्तलिफ होगा? बासी साहब, आज आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक करारदाद पंजाब का जो चैप्टर है उसने कही है कि नवाज शरीफ साहब सदारत करें। डू यू थिंक कि नून लीग में कोई फ़र्क आएगा नवाज शरीफ साहब की सदारत वापस लेने से?
नहीं, अच्छी बात है। अगर उन्हें नवाज शरीफ साहब की सोच है तो अच्छी बात है, उनको सदारत लेनी चाहिए। जमात उन्हीं के नाम से मंसूब है, इस जमात के रूए रवां भी वो हैं, और इस जमात में वोटर और जो सपोर्टर है, वर्कर है, वो उनसे आइडेंटिफाई करता है। भी तो एक अदालती फैसले के जरिए उनको हटाया गया था इस ओहदे से। अब वो अदालती फैसला जो है वो 6 साल बाद ख़त्म कर दिया गया है, तो अब वो इस ओहदे पर आ सकते हैं। ये फैसला उनका अपना है कि वो इस ओहदे पर आएंगे या नहीं आएंगे। नून लीग के ऊपर क्योंकि सवाल बहुत उठ रहे हैं, विद इन नून लीग आप देख रहे हैं कि जिस किस्म के बयान आते हैं, जावेद लतीफ़ साहब कुछ कहते हैं, राना साहब कुछ कहते हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हो गए, साद रफ़ीक साहब हो गए, इससे ऐसा लगता है कि जैसे इस वक्त की जो हुकूमत है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अगर नवाज शरीफ हों तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। यानी उनका बयानिया उस मुफाहमत का शायद ना हो जो इस वक्त नज़र आता है। नहीं, मुफाहमत या मुज़ाहमत आप किसके साथ करेंगे? बात तो ये है ना, जो मेरे भाई बयान दे रहे हैं सब हम इकट्ठे रहे हैं, बहुत अरसा हमने इकट्ठा गुजारा है। मेरी इनको राय ये होगी कि आपने जो बात करनी है जमात के अंदर बैठ कर बात करें। अगर आपको इख्तलाफ इस हद तक है कि आप नहीं बात कर सकते तो फिर चुप हो। ये पब्लिकली ये बात करना मैं इसको अच्छा नहीं समझता कि ये आपको फोरम्स मुहैया होते हैं, कुछ जमातों में कम होते हैं, कुछ जमात में ज़्यादा होते हैं। तो मेरी लीडर से भी गुजारिश होगी कि मुहैया करें ऐसा फोरम जहाँ पर वो बात कर सकें, खुलकर बात हो सके। जब एक सियासतदान पब्लिक में आकर अपनी जमात के बारे में बात करनी शुरू कर दे या अपनी हुकूमत के बारे में बात शुरू कर दे, इसका मतलब ये होता है कि उसको मौका नहीं मिल रहा या जगह नहीं मिल रही पार्टी के अंदर ये बात करने की। और ये सब सीनियर लोग हैं, मामूली लोग नहीं है। सही। राना सनाउल्लाह साहब सदर हैं पंजाब के, खुर्रम दस्तगीर साहब कई दफ़ा वफाकी वजीर रहे हैं, पुराने MNA हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी वजीर भी रहे हैं, MNA भी हैं, उनकी एक सोच है। लेकिन ये बातें जो हैं, जो जमात के अंदर इख्तलाफ हो, जमात के अंदर रहना चाहिए। ये ख़ास तौर पर जब आप हुकूमत में हो तो ये पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। अब्बासी साहब, लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जैसे आपके हवाले से खबरें कि सियासी जमात आप बहुत जल्द एक लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या मुख्तलिफ होगा? क्योंकि माजरत के साथ इस वक्त जो हमारा निज़ाम रहा है पिछले कई सालों से, उसमें सियासतदान बरसरे इक़्तिदार आने के लिए जिस रुख देखते हैं या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, ये एक मिजाज भी बन गया है, वो स्पेस भी ख़त्म होती जा रही है। व्हाट डिफरेंस आर यू गोइंग टू डू? क्योंकि यही सियासतदान हैं जो शायद आपकी जमात में आए, शायद कुछ नए और आ जाएं। देखिए, ये जमात मेरी नहीं है, ये एक सोच है कुछ दोस्तों की जो पिछले 6-8 महीने में सामने आई है कि आज मुल्क को ज़रूरत है एक नई सियासी इनिशिएटिव की। तो ये वो है, हमने लोग इकट्ठे करना हमारा काम नहीं है कि हम इसको भी बिठा लें, उसको बिठा लें और फिर एक फ़ोटो ले लें कि जनाब ये देखें जनाब 20 आदमी बैठे हुए हैं। आज मसला है मुल्क का, मुल्क के मसाइल का, उनके हल का। तो आपको वो लोग चाहिए जिनके अंदर सलाहियत भी हो, जिनके एक रिकॉर्ड भी हो, तजर्बा भी हो, चाहे वो सियासत में हो या ना हो, किसी और फील्ड में भी हो सकता है, और जिनकी इंटेग्रिटी हो, जो आज मुल्क को एक नया रुख दे सकें, जो एक नई बात कर सकें। हम आज मेरा सिर्फ जो इत्तेफाक मुस्लिम लीग नून से नहीं था, इसी बात पर था कि हर कीमत पर इक़्तिदार जो हम सब ने रास्ता चुन लिया है, ये मुल्क को कुछ नहीं देता। ये हमने बहुत आजमा ली है। आज आपको असूल की बात करनी पड़ेगी, आइन की बात करनी पड़ेगी, मुल्क की तरक्की की, मुल्क के मसाइल की बात उनके हल की बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी अब सोचना पड़ेगा कि क्या उन्होंने जो अमल किया है पिछले 70 साल में, क्या उससे मुल्क को फ़ायदा हुआ है या उससे नुकसान हुआ है। सही सही। तो हमें आइन के अंदर रहकर काम करना होगा। आइन में अगर कोई खामी है तो उसको दुरुस्त कर लें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जिस तरह हम मुल्क को चला रहे हैं कि मुल्क आगे तरक्की कर सके। तो हमारी यही सोच है। आइन, हमारा सहारा आइन पर है, हमारा इन्हिसार आइन पे है। इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक हकीकत है इस मुल्क के अंदर, लेकिन वो हकीकत मैं उनकी नीयत में शुबा नहीं करता। उनका भी मकसद यही है कि मुल्क तरक्की करे, लेकिन हमें एक ज़ाब्ते, कानून, एक आइन के अंदर रहकर काम करना होगा। ओके, ऑलराइट अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद फोकस। मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो जो अब्बासी साहब ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम अभी भी है, उसमें कितना अमल दखल खुद तहरीक इंसाफ का भी है। लेट्स टॉक अबाउट दिस।
वेलकम बैक। आर्मी चीफ का आज का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरा इस पर बात कर लेते हैं रऊफ हसन साहब से, जो कि मरकजी तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रऊफ हसन साहब, जो अदम इस्तेहकाम का जिक्र है, आपसे पहले अब्बासी साहब भी यही कह रहे थे कि सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त नजर आता है। माजरत के साथ हुकूमत ये समझती है कि तहरीक इंसाफ का बड़ा अमल दखल होता है इस सियासी अदम इस्तेहकाम में। द वे तहरीक इंसाफ ऑपरेट करती है, पार्लियामेंट में भी हाथ नहीं मिलाना चाहती, उसके बाहर भी मिलाना नहीं चाहती। तो आज का जो बयान है, आप उसको किस तरह से रीड कर रहे हैं? Thank you. It's always a pleasure being in your program. Thank you. देखिए, मेरे कुछ काउंटर क्वेश्चंस हैं। जिस तरीके से हमारी हुकूमत हटाई गई थी वो सबको पता है। वोट खरीदे गए थे, सिंध हाउस में वोटों की मंडी लगी थी, लोगों की मंडी लगी थी। उसके बाद 2 साल से जो पीटीआई के साथ हो रहा है, खासकर 9 मई के बाद, वो भी सबके सामने है। मैं हमेशा एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ आप जैसे मोहतरम एंकर से कि मुझे एक ओकेजन आप बता दीजिए पिछले 2 साल में कि जबकि हमें पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूशन से इंसाफ मिला है। चलिए हम इस सारी बात को भूल जाते हैं। अब क्या पीटीआई रिस्पॉन्सिबल है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए उसके ऊपर जो रात के अंधेरे में शबखून मारा गया, पीटीआई ने वो किया है? क्या पीटीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि आप हमारी तमाम पिटिशंस के ऊपर बैठ जाइए और उनको फिक्स ना करें? क्या पीटीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा है कि वो भी एक ऐसा ही फेल करें? क्या पीटीआई ने छोटी अदालतों को कहा है कि जी वो 18 घंटे की हेयरिंग करके 5 दिन में 3 मुकदमात में सजाएं दें इमरान खान साहब को, जबकि उनके सारे केसेस जो फेक एंड फ्रिवोलस हैं, फ्रॉडुलेंट हैं? क्या पीटीआई रिस्पॉन्सिबल है इन तमाम चीज़ों की? तो अदम इस्तेहकाम अगर आया है और बिल्कुल मौजूद है, मैं एक्नॉलेज करता हूं आपकी इस बात को, वो किसकी वजह से आया है? क्या हमने किया है? वो वोट किसका था जिस पे डाका डाला गया? क्यों नहीं विकेट करती ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जो अदम इस्तेहकाम की बात कर रही हैं? जिसकी वजह से अदम इस्तेहकाम है वो है डाका डाला गया था जो 8 फरवरी की रात को, वो विकेट होना होगा। हम तो अपने तमाम जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स मौजूद हैं उनके ऊपर गए हुए हैं और सुनवाई आई होप कि जल्दी हो जाएगी। ये हम यही अपनी इस्तदा लेके उनके पास गए हैं कि जी अब जल्दी से जल्दी जो हमारी हेयरिंग्स फिक्स करें और उनके ऊपर फैसला सादर करें। यानी जब तक रिड्रेसल नहीं होता, आप ये कहते हैं कि ये अदम इस्तेहकाम रहेगा और ये इस्तेहकाम में तब्दील हो ही नहीं सकता? अदम इस्तेहकाम के हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस अदम इस्तेहकाम के। जो अदम इस्तेहकाम के रिस्पॉन्सिबल हैं उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जी कि वो डाका जो है उसको विकेट करें। जो कि देखिए, या तो आप ये कह दें आदि लेट्स हैव अ वेरी फ्रैंक डिस्कशन टुडे। नो बट देन ओके, इफ इट्स अ फ्रैंक डिस्कशन, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी पे डाल रहे हैं? मैं तमाम उन फोर्सेस पे डाल रहा हूं जिन्होंने मिलकर डाका डाला है। उसमें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी भी शामिल हैं, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है। ये तमाम लोगों की मिली भगत थी जिसके बाद डाका डाला गया, हमारा मैंडेट हमसे लूटा गया। देखिए, या तो आप ये कह दें, मैं जो बात करना चाहता हूँ बड़े एहतराम के साथ अर्ज करूंगा, या तो आप ये कह दें, मतलब मुल्क में जमहूरियत का प्रचार करना छोड़ दें और ये कह दें कि हाँ इस मुल्क के ऊपर शख्स वाहिद की हुकूमत है, तो फिर जो एक बेसिक चेंज आ जाता है एक अप्रोच के। लेकिन अगर आपने ये कहना है कि मुल्क में जमहूरियत है और उसके बाद आपने उस जमहूरियत के ऊपर सुपर इम्पोज करनी है शख्स वाहिद की डिक्टेट हुकूमत, तो वो नहीं चलेगा ना, काम नहीं चलेगा। आपको एक लेवल ऑफ ऑनेस्टी तो आपको लाना पड़ेगा ना। जो भी आप करना चाहते हैं उसको खुल के बयान करें और उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि उसको कबूल करेंगी वो कहेंगी जी हाँ कबूल करेंगी। कबूल करने वाली पार्टीज तो आपके साथ बैठी हुई हैं, जिनके कशकोल में आपने डाला था लूटा हुआ माल, हमारा लूटा हुआ माल आपने उनकी कशकोल में डाला हुआ है ना। तो आप वो खत्म करें ना, या कह दें जी कि यहाँ शख्स वाहिद की हुकूमत है, ठीक है जी, खत्म हो गई बात। और ये शख्स वाहिद आप कह रहे हैं सियासी नहीं है, गैर सियासी है। ऑब्वियसली सियासी, इन लोगों के पास तो देखें बीबी क्यों बात मुंह से क्यों बात ऐसी निकलवाती है, इनके पास तो देने को है क्या, ये तो बोरे हैं। अच्छा, तो इनकी तनाबे जो है वो तो कहीं और हैं, वहां खींची जाती है, ये तो एक कदम नहीं उठा सकते अपनी मर्जी से। नहीं तो यही बातें तो फिर आपकी हुकूमत में भी की जाती थी 2018 में, और अब की हुकूमत जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी यही कहती थी कि आप लोग भी मोरे हैं। और उस वक्त जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल फैज हमीद के साथ मिल करके आप सब कुछ कर रहे थे उस वक्त की ऑपोजिशन के साथ। ये साबित हो चुका हुआ है नादिया कि जनरल बाजवा साहब जो थे वो हमारी हुकूमत आने के चंद दिन बाद से उन्होंने कंस्पिरेसी शुरू कर दी थी। एक फैक्चुअल, ये एक रियलिटी है।
इसके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी कि किस उन्होंने, याद है जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू किया था कुछ सहाफियों के साथ, उसमें उन्होंने कहा था हाँ मैंने ये हुकूमत उल्टाई है, लेकिन हाँ, अभी उन्होंने कसम भी खाई है, अभी कसम भी खाई है उन्होंने। मैं देखिए ये जो कसम खाने का जो चक्कर है, मैं आई एम सॉरी अगर एक शख्स झूठ बोल रहा है, अपनी ही बात को झुटला रहा है, तो मैं उसकी वो बात मानूं जिसमें वो प्राउडली कह रहा था कि हाँ मैंने हुकूमत उल्टाई है, या मैं ये बात मानूं जो कसम खा के वो कह रहा है जी कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है इसके साथ। ऑब्वियसली ये झूठ है। सच वो उस वक्त बोला था जो अभी तक ताकत में था, और उसके बाद उसने कहा कि हाँ मैंने उल्टाई है हुकूमत, तो वो सच है। ये अब झूठ बोला जा रहा है। ये और इसके फादर इन लॉ दो वो खास हैं जो पाकिस्तान में इस करंट इंस्टेबिलिटी के जिम्मेदार हैं। ओके, रऊफ हसन साहब, यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज अगेंस्ट जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब, लेकिन जाहिर है कि अब ये वो तो खुद ही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आई डोंट नो कैसे करेंगे वो रिस्पॉन्ड। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, वजीर जो आला हैं खैबर पख्तूनख्वा का जो बयान सामने आया, स्पेशली यौम तासीस जो था तहरीक इंसाफ का, उस वक्त वो बयान क्या जेब देता था चीफ मिनिस्टर को एज बतौर चीफ मिनिस्टर सेइंग कि हम इस्लामाबाद का कब्जा कर लेंगे एक तरह से? और इसके ऊपर आपने देखा कि साद रफीक साहब ने भी कहा है कि ये एक और 9 मई प्लान करने के बजाय बेहतर होगा अगर अकल का इस्तेमाल कर लें। देखिए मैं बैठा हुआ था, यौम तासीस की मीटिंग थी, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेट इसलिए हुए हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा किसी भी स्टेट के इंस्टीट्यूशन से। और इसके अलावा हमारी कोशिश के बावजूद हमारे चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद आए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी ओथ लेने के बाद। उसके बाद वो इंटीरियर मिनिस्टर साहब गए तो हमने उनके साथ भी उनको खंदा पेशानी से हमने वहाँ रिसीव किया, मुलाकात की। कोर कमांडर्स हाउस में एक हमें हमारी कैबिनेट को मुद्दा किया गया एक अफ्तारी के ऊपर, एक ट्रेडिशन को, इस्लामी ट्रेडिशन को सामने रखते हुए हम वहाँ गए। क्यों गए? ये तमाम काम करने की वजह क्या थी? क्योंकि विफाक की इकाई होने के नाते ये हमारी कंटेंशन है कि हमें रियासत के साथ, हमें विफाक के साथ फंक्शनल रिलेशंस जो है वो मेंटेन करने हैं, और उसके लिए हम एज एन इकाई जो काम हमें करना होगा वो करेंगे। और ये बड़ी एक ऑनेस्टली एक सच्चे दिल से ये एफर्ट की गई थी और की जाती रहेगी, बिकॉज देखिए हम एक इकाई हैं, हम विफाक नहीं हैं, हम विफाक नहीं बन सकते। लेकिन इसके साथ साथ जो विफाक का रवैया है हमारी तरफ, अभी तक हमारा चीफ सेक्रेटरी इन्होंने मुतय्यन नहीं किया, अभी तक हमारा जो IG पुलिस है वो नहीं लगाया गया, जो हमें इन्होंने पैसे देने हैं वो नहीं दे रहे, हटदर्मी दिखा रहे हैं, नहीं दे रहे, रिलीज नहीं कर रहे। इनकी कोशिश जो हमारी समझ में आती है वो ये है कि KP की हुकूमत को क्रिपल करके रख दिया जाए। इस बैकग्राउंड के साथ चीफ मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे और उन्होंने अगर कहा था कि अगर विफाक जो है, पूरी तकरीर सुन लीजिए उनके, अगर नहीं करेगा तो फिर KP के अवाम उठेंगे, तो फिर वो सब्र से नहीं बैठेंगे। वो एक बेसिकली एक सोशल ट्रेडिशन की बात कर रहे थे इस सूबे के बारे में, और उसमें यू शुड टेक इट एज अ पॉलिटिकल तकरीर, नॉट एज अ ठीक है। तो अच्छा ठीक है, तो मतलब ये कोई थ्रेट नहीं वो दे रहे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली कौन करेगा जी? अच्छा, तो मतलब उसको समझ लेना चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि आपने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा, उनके ससुर, जो कुछ आज हो रहा है मुल्क में उसके वो किरदार थे और वही उन पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अभी की बात अगर हम करें तो आप लोगों से किसी किस्म की कोई मैसेजिंग की गई हो, कोई बात करने की इस्टेब्लिशमेंट और बानी तहरीक इंसाफ के दरमियान, आप लोगों के दरमियान, या आप लोग खुद भी चाह रहे हों? देखिए नादिया, हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है और मैं बार बार एज स्पोक्स पर्सन उसको स्टेट कर चुका हूं। हमने कहा है कि जी हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने को, ये अभी आज की बात नहीं है, ये पुरानी कंटेंशन है खान साहब की, और उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दे दी थी। हम क्यों एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करना चाह रहे हैं एक तो, और क्यों इन लोगों के साथ बात नहीं करना चाह रहे? ये लोग वी फील कि ये जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस वक्त हुकूमत में शरीक हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN और MQMP, ये तीनों जो हैं ये मैंडेट चोरी करने वाली पार्टी हैं। तो मैंडेट चोरी करना एक जमहूरियत में वो कबूल नहीं किया जा सकता, हम उसको मानने पर तैयार नहीं है। कंसिक्वेंटली इनके अलावा, इन 3 पार्टीज के अलावा हम तमाम पार्टीज से बातचीत कर रहे हैं। हमारा इत्तेहाद जो बना है उसमें 6 पार्टीज शामिल हैं और पॉलिटिकल पार्टीज उसमें आ रही हैं। सो बेसिकली वी वांट टू टॉक टू पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन उसमें एक्सेप्शन उन लोगों की है जिन्होंने कि हमारा मैंडेट चुराया हुआ है। ये नहीं चलता, जमहूरियत में नहीं चलता। या तो ये कहें जी कि जमहूरियत नहीं है, खत्म हो गई है जी, उसके बाद आगे चला जाएगा, देखा जाएगा कि क्या होता है। तो फिर इसका मतलब आप एस्टैब्लिशमेंट से भी बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने शुरू में ही इल्जाम आयद किया कि पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त पावर में हैं ये तो मोहरा हैं। तो मैं उसी पर आ रहा था ना जी कि अब पावर का मंबा कहाँ है। इसी बात को मैं आपने जब बात की तो मैं ये इसी तरफ आ रहा था, ये बैकग्राउंड देके। तो पावर का मंबा कहाँ है, पावर कहाँ है? क्या वो प्राइम मिनिस्टर में है या वो कहीं और है?
हमारी कंटेंशन बड़ी सिंपल है और फैक्चुअली भी बात जो है वो यही है कि पावर का मंबा प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हाउस बेबस है, वो वाले जो उसके बासी बिल्कुल बेबस हैं। तो ताकत, अगर आपने एक पैराडाइम शिफ्ट लाना है, अगर आपने फंडामेंटल्स को चेंज करना है, अगर आपने वाकई एक जेन्युइन चेंज लाना है, तो फिर तो आपको जो उनके पास ताकत है, जिनके पास पावर है, उन्हीं से बातचीत करनी पड़ेगी ना। तो ये वो रैशनल है जिसकी वजह से हम कहते हैं जी कि हम उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है, ताकि हम उनको कन्विंस कर सकें कि पॉलिटिकल रोल उनका नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली उनका नहीं है, वो इससे विड्रॉ करें। अच्छा। और पॉलिटिशियंस को बैठ के एक बात करने दे, पॉलिटिशियंस को बैठ के आप हुकूमत चलाने दे, पॉलिटिशियंस को एक जेन्युइन इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होने दे, उसमें इंटरफेयर मत करें। ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, ये बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। और आप समझते हैं कि बैठकर बात करने से ही आप उनको रोक सकेंगे, जबकि आप उनको मुर्दे इल्जाम भी ठहरा रहे हैं। तो आप देखिए, हमारे पास ना बंदूकें हैं, ना गन्स हैं, ना ही हम इस किस्म के कल्चर जो है उसको प्रोप चढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली बात यह है कि बैठ के बात होगी, और बात होगी उनसे जिनके पास ताकत है। सही। रऊफ हसन, ये सब कुछ कर रहे हैं। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब साहब, जिन्होंने मशवरा दिया वजीर आजम पाकिस्तान को रवां हफ्ते हाथ मिलाने का, उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक। रवां हफ्ते कराची के दौरे पर वजीर आजम पाकिस्तान ने जब मुलाकात की बिजनेसमैन से, तो उसमें उन्हें मशवरा दिया गया कि अडियाला की बासी और पड़ोसी ममालिक से हाथ मिलाया जाए। मशवरा देने वाले मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब साहब इस वक्त इन फोकस हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आरिफ हबीब साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि वजीर आजम को आपने मशवरा तो दिया, लेकिन इस मशवरे के बाद कोई मस्बत आपको या किसी किस्म के उनके रवैये से आपको पता चला हो कि क्या वो समझते हैं कि आया वो ऐसा काम कर गुजरेंगे या नहीं करेंगे? आई थिंक मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने सारे लोग बैठे थे और उनके सामने ये बात हुई थी और ये सारे कैमराज भी इन फोकस थे, तो इमीडिएटली तो उनका रिस्पांस जो है वो नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उनका बॉडी लैंग्वेज मुझे ठीक लगा। लेकिन जो आज अच्छी खबर ये है कि PMLN के सीनियर लीडर जो इरफान सिद्दीकी साहब ने सेनेट में शायद ये स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान जो है हमारे मुल्क के बड़े लीडर हैं और आज भी हम उनके साथ हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो आई थिंक ये तो बहुत ही जो है वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट उनकी तरफ से जो है वो आया है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप सियासी मंजरनामे को बड़े अच्छी तरह से समझते हैं आरिफ हबीब साहब, पाकिस्तान की जिस किस्म की जमहूरियत हमारे यहाँ होती है, ये मशवरा क्योंकि आप लोगों की मुलाकात जाहिर है करंट आर्मी चीफ से भी हुई है, SIFC के जो मामलात होते हैं या इससे कबल भी जनरल बाजवा से भी होती रही है, क्या इस वक्त की जो लीडरशिप है उसको आपने ये मशवरा दिया कि अडियाला के बासी से हाथ मिलाना होगा और पड़ोसी ममालिक से मिलाना होगा? आई थिंक ये बात जो थी, हमने आर्मी चीफ से हम जब शुरू में मिले थे उस वक्त तो जो है वो ये जो है अडियाला के बासी नहीं थे, और उनसे हमने ये बात की थी कि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द बिजनेसेस एंड फॉर द इकोनॉमी। तो ये जो है कम होनी चाहिए और उसकी कमी के लिए आप बड़े हैं तो आप जो है वो एक रोल इसमें प्ले कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पोलराइजेशन आप जिस तरह देखते हैं नहीं है, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी तो सारी एक तरफ हैं, सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो डिफरेंट साइड पे है। तो ये जो है उनका, चूँकि इस फोरम पे फिर कोई आप आर्गूमेंट नहीं कर रहे होते, सिर्फ मकसूद ये होता है कि आप एक बात जो है वो पहुंचा दें, लोगों की फीलिंग जो है वो पहुंचा दें, और फिर ज़ाहिर है वो ज़्यादा बेहतर जान रहे होते हैं कि इसको किस तरीके से डील करना चाहिए। और आप समझते हैं कि जिस तरह से ज़ाहिर है आप लोगों ने, क्योंकि बिज़नेस के हवाले से बिजनेसमैन हमेशा ये कहते हैं और ये होता भी है कि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी इस्तेकाम आ नहीं सकता, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों, वो किसी ना किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट को भी राज़ी कर सकते हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ कम से कम मिनिमम एजेंडे के ऊपर हाथ मिला लें? जी, आई बिलीव ये बिल्कुल पॉसिबल है, और ख़ास तौर पे जब ये इस बात को उठाने पर जितनी शाबाश मिली है मुझे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की तरफ से, और उसमें जो है वो
तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से ये एक शाबाश मिली है। तो इससे ये लग रहा है कि ये पूरे मुल्क के लोगों की जो है दिल की आवाज़ है, और ये मुझे लगता है कि अगर ये फर्दर जो है वो और लोग भी इसको जो है वो कनकर करेंगे और इसी बात को करेंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा कभी उम्मीद है कि आई थिंक ये मामला सब सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। आरिफ हबीब साहब, एक चीज़ ये ज़रूर है कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे उस वक्त ये जो हुकूमत में हैं इनके साथ जो कुछ हो रहा था, तब भी क्या आप समझते हैं सियासी इस्तेकाम था? और क्या उस वक्त आपने इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि इनके साथ हाथ मिलाना चाहिए, तब भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होती थी? जी, आई थिंक ये उस वक्त भी हम ये समझते थे कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये रूल किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो ट्रायल है वो फेयर नहीं हुआ था, और ये हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक बात थी कि एक जो है वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे और उनको जो है वो फेयर ट्रायल न होने के बावजूद उनके लिए जो है सज़ा हो गई। इसी तरह जब ये नवाज शरीफ साहब थे प्राइम मिनिस्टर, उसमें भी जो जिस रीज़न पे उनको रिमूव किया गया था वो रीज़न भी ऐसा लॉजिकल रीज़न नहीं लग रहा था, तो उसको मार्केट्स जो है वो नहीं डाइजेस्ट कर पा रही थी। सही। लेकिन उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, तो एक दफ़ा हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे थे, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के फोरम से एक मीटिंग हो रही थी जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी कुछ थे। तो उस दिन जो है वो हमारी जो बख्तावर बीबी की जो है वो उस दिन शादी थी, और जो है वो बिलावल को कोविड हुआ था, और शहबाज शरीफ साहब की जो है वो मदर का इंतकाल हुआ था। तो मैंने उनसे ये कहा कि आज बहुत अच्छा मौका है, तो आप काइंडली फ़ोन उठाइए और जो है वो जरदारी साहब को जो है मुबारकबाद दीजिए उनकी बेटी की शादी पर, और बिलावल को आप उनको पूछें उनकी सेहत के बारे में, और शहबाज शरीफ साहब का जो है उनकी वालिदा के इंतकाल पे अफसोस करें। उन्होंने कहा कि ये ट्वीट काफ़ी नहीं है, आप फ़ोन करें, और ये जो है ये ख़बर जब जाएगी मार्केट में तो मंडे को मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट जो है वो 5000 पॉइंट अप होगी, तो उसका ये जो है वो इम्पेक्ट होगा। तो डेफिनेटली उस वक्त भी हमने उनको भी ये मशवरा दिया था कि ये जो है इसमें मुखालिफत में ज़ाती मुखालिफत जो है को छोड़ के आपका टॉकिंग टर्म्स होने चाहिए। आपके मशवरे पर उन्होंने अमल नहीं किया और वो राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आरिफ मुझसे वो बात करो जो मैं कर सकता हूँ। तो बहरहाल ये था, बट जिसको मैं कहता हूँ कि ये अजान देना जो है वो हम समझते हैं कि हमारा काम है। बहुत सारे इनके हम ये भी समझते हैं कि उनके और भी बहुत सारे मैटर्स होते हैं, इश्यूज होते हैं। सही। जिसमें ये कहना तो आसान है लेकिन उसको अचीव करना, बट कभी कभार ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ऐसे मोमेंट जो है वो अवेलेबल करता है कि उस मोमेंट को वो क्लिक हो जाते हैं और चीज़ें जो है वो ट्रैक पर आना शुरू हो जाती है। आरिफ हबीब साहब, लास्टली वेरी क्विकली आई जस्ट वांट टू नो कि जब आप कहते हैं पड़ोसी मुमालिक, तो जाहिर है कि इंडिया से हमारे बिल्कुल किसी किस्म के कोई ट्रेड रिलेशंस नहीं है, क्या एस्टैब्लिशमेंट इसके लिए तैयार है? क्योंकि हमेशा यही सुना जाता है कि वहां से शायद मना है। नहीं, आई थिंक ऐसा तो मैंने कभी नहीं फील किया, क्योंकि जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि जो है फॉर्मर आर्मी चीफ ने 1-to-1 में ये बात हमें कही थी, और मैंने ये कहा कि ये अगर आप पब्लिक में की को से शेयर करेंगे तो अगेन मैंने उनसे ये कहा था कि स्टॉक मार्केट जो है वो उसको बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी। तो मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि उन्होंने इसको जो है वो ऐसा अपोज किया हो। बट ये डेफिनेटली इस वक्त जो रिसेंटली हम ये समझते हैं कि इंडिया जो है वो प्रॉपर तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, और उसकी तरफ से जो है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन है, वो पिछले इलेक्शन की बात थी, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन में एंटी पाकिस्तान रेटोरिक पर इंडिया में वोट मिलते हैं, तो लिहाजा ये मेरा इलेक्शन निमट जाए, फिर उसके बाद जो है वो हम ये बैठ कर इन मामला को जो है सीधा करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो है वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब फॉर बस ऑन इन फोकस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।